हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल हमने क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो उसके कल फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम इसमें सेकंड पार्ट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और इसके 2 या 3 पार्ट बनेंगे, तो आप जो है इन सारे पार्टों को ध्यान से देखें और समझें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त और दुश्मन दोनों की भूमिका कैसे निभाते हैं। तो कल जो है हम आ चुके थे, आज जो है हम इसके ऊपर करेंगे पाठ को, वैक्सीन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यस वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन, आपने इंजेक्शन को देखा है और इसी के साथ जो है कि वैक्सीन नाम भी जो है आता है। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। कि देखिए, जब भी कोई बीमारी आती है और जिसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, तो शरीर हमारा क्या पैदा करता है? एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, यानी कि प्रतिरोधक जो क्षमताएं हैं या प्रतिजैविक जो चीज़ें हैं कि उस माइक्रोब से मुकाबला करने की क्षमता, ये हमारा शरीर अपने आप ही पैदा करता है। टू फाइट द इन्वेडर, जो शत्रु है, जो बीमारी जो दुश्मन के रूप में आई है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके आई है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और हमारा शरीर ये अच्छी तरह से जानता है कि दोबारा अगर यही माइक्रोब आ जाए हमारे शरीर के अंदर तो इससे किस तरह से लड़ना है। If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। अगर ऐसा सूक्ष्म जीव जो या तो मृत है या कमज़ोर है और वो एक हेल्दी शरीर के अंदर, एक स्वस्थ शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर जो है उससे लड़ाई करता है और उस जो घुसपैठिए जो बैक्टीरिया है उससे उसको मारकर हमारी रक्षा करता है और सुटेबल एंटीबॉडीज़ को तैयार करता है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और जो ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये जो हमारे शरीर के अंदर रहती हैं और हम इन प्रोटेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारा बचाव हो जाता है। किससे बचाव हो जाता है हमारा? फ्रॉम द डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। उस बीमारी का माइक्रोब चाहे कभी भी हमारे शरीर के अंदर आए तो हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो उस पर हमला करेगा और उससे लड़कर उसको मार देगा। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। और यही जो है वैक्सीन काम करता है। वैक्सीन को हिंदी में कहते हैं टीका। देखो बच्चों, छोटे बच्चों के लिए भी जो है टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो वो शुरू में ही एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि कि उस प्रकार की बीमारियां उस बच्चे के शरीर में कभी भी ना आएँ। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। और ये बड़ी ही घातक बीमारियां होती हैं जैसे कि हैजा, टीबी, चेचक और हेपेटाइटिस, ये वैक्सीनेशन के द्वारा ख़त्म की जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है याद करने का कि स्मॉल पॉक्स एक बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती थी, चेचक, जिसके पूरे शरीर के ऊपर निशान आ जाते थे। और आपने कभी देखा भी होगा पुराने लोगों को, पुराने बुज़ुर्गों के कईयों के चेहरे के ऊपर भी गड्ढे से बने होते हैं, तो वो किसी समय में स्मॉल पॉक्स का शिकार हुए होते हैं। तो इस बीमारी का वैक्सीन एक महान वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, एडवर्ड जेनर, उन्होंने इसका वैक्सीन तैयार किया 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। आपको याद होगा कि आपके बचपन में भी आपको अनेक इंजेक्शन लगे थे अनेक बीमारियों से बचाने के लिए। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस? क्या आप इस प्रकार की बीमारियों की कोई सूची तैयार कर सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता की भी सहायता ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेस। हर बच्चे को इस प्रकार की जानलेवा जो बीमारियां हैं इनसे बचाना
बहुत आवश्यक होता है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, और हमारे जो नज़दीकी अस्पताल हैं उनमें जो आवश्यक टीके हैं वो हमेशा मिलते हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under Plus Polio program. आपने टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट देखा होगा, अखबारों में भी एडवर्टीजमेंट आता है कि बच्चों को पोलियो से बचाना है, और इस प्रोग्राम का नाम क्या होता है? प्लस पोलियो प्रोग्राम। तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन, और जो पोलियो की 2 बूंदें ज़िंदगी की जो एड के अंदर आता है, तो ये बूंदें भी एक तरह से वैक्सीन ही हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के अंदर एक अभियान चला चेचक को ख़त्म करने का, और अब जो है विश्व के बहुत अधिकांश भागों में से ये ख़त्म हो चुका है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आज के दिन जो ये टीके हैं, वैक्सीन्स हैं, ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं ताकि कि इंसानों और दूसरे जानवरों को इन कई अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके। तो अब स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी भूमि के लिए भी किस तरह से सहायक होते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म न केवल हमारे और दूसरे कामों में भी लाभदायक हैं, बल्कि हमारे भूमि में भी उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो गैस है जो कि वायुमंडल के अंदर होती है, उसको फिक्स करते हैं, उसको तोड़ते हैं भूमि के अंदर, और भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और जिससे कि भूमि की जो उपजाऊपन है, उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, और ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल, जैविक नाइट्रोजन फिक्सर हैं ये, यानी कि उस नाइट्रोजन की मात्रा को ठीक करते हैं। ये जो चित्र दिया हुआ है, ये चित्र में वो माइक्रोब्स है ये जो कि भूमि के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। आप इसको देख सकते हैं, ये कैनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये दोनों ही जो है सूक्ष्म जीवों के एक माइक्रोस्कोप से लिए हुए चित्र हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, और अब सूक्ष्म जीव के बारे में हमने बताया था कि ये वायुमंडल को, हमारे वातावरण को भी साफ करते हैं। कैसे करते हैं? बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूजो और पहेली ने देखा कि स्कूल का जो माली था वो मैन्योर बना रहे थे, खाद बना रहे थे। Along with their friends they collected waste for plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. उन्होंने जो है क्या किया, उन बच्चों ने अपने साथियों से मिलके पौधों, सब्जियों और फलों के जो अवशेष थे जो आसपास के घरों से और बगीचों से लेकर आए। They put them in a pit meant for waste disposal, और एक गड्ढा खोद रखा था जिसके अंदर ये कचरा डालना था, उसके अंदर डाल दिया। After some time it decomposed and got converted to manure, और कुछ समय के बाद में ये जितना भी कूड़ा कचरा उन्होंने डाला था ये टूट गया, यानी कि सड़ गया, और सड़ कर जो है ये एक खाद के रूप में तैयार हो गया। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, और बूझो और पहेली जो है ये जानना चाहते थे, और वो क्या जानना चाहते थे? आप सभी बच्चे भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। एक्टिविटी के बारे में बताया है कि आपको 2 मटके लेने हैं या 2 पॉट्स लेने हैं, और प्रत्येक को आधा मिट्टी से भर देना है, ए और बी उसके ऊपर मार्किंग कर देना। प्लांट वेस्ट को पोर्ट ए में डाल देना, और पॉलीथीन बैग या खाली ग्लास बोतल या प्लास्टिक के टॉय जो है पोर्ट बी में डालिए, और उसके दोनों ही जो है पोर्टों को अंदर रखिए, और 3-4 सप्ताह के बाद में आप उनको देखना। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पोर्ट्स? जब 3-4 सप्ताह बीत जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन जो मटके थे या पात्र थे, बर्तन थे, उनके अंदर जो हमने सामान रखा था, जो कूड़ा डाला था, उसमें क्या अंतर आया है। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर अंतर आया है तो क्या डिफरेंस था। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज़ बीन डीकम्पोज्ड। आप देखेंगे कि जो भी पौधे के अवशेष जो हमने पोर्ट ए में डाले थे वो अब गल चुका है, सड़ चुका है। हाउ डिड इट हैपन? ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स।
जितने भी जो पौधे के अवशेष थे जो पोर्ट ए में रखे थे वो किस तरह से टूट गया या गल गया या सड़ गया, किसके कारण? माइक्रोब्स के या जो सूक्ष्म जीवी थी उनकी क्रियाओं के कारण ऐसा हुआ। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जो निकले, जो पोषक तत्व इसमें निकले, इनमें दोबारा से जो है पौधा उन न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को वापस ले लेता है। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स आर ब्रोकन, टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। आपने देखा होगा कि जो पोर्ट बी के अंदर जो हमने सामान रखा था, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें थी, खाली पॉलिथीन थे, वो उनका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर। ये सूक्ष्म जीव उनके साथ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए और वो खाद में नहीं बदले। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा कि कई बार जो है मरे हुए पौधे या कुछ मरे हुए जानवर जो है कभी कभार आपने देखे होंगे धरती के ऊपर। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और लेकिन कुछ समय के बाद में वो गायब हो जाते हैं। This is because the microorganisms decompose dead organic waste of the plants and animals, converting them into simple substances. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये सूक्ष्म जीव हैं ये उस जैविक पौधों के जैविक अवशेष और जो मरे हुए जानवर हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देते हैं, उनको गला देते हैं। These substances are again used by other plants and animals, और जो ये पोषक तत्व इनमें से निकलते हैं या जो ये अवशेष रह जाते हैं इनको दूसरे पौधों या पशुओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। Thus माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इसलिए ये सूक्ष्म जीव क्या काम आते हैं? जो इतने विषैले, खतरनाक और जो जिसमें दुर्गंध आती है, बदबू आती है, ऐसे सब्सटेंसेस को ये गला देते हैं और हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को साफ करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स थी कि हमारे किस प्रकार से लाभकारी होते हैं सूक्ष्म जीवी। अब हम बात करते हैं कि ये फो भी हैं, हमारे एनिमी भी हैं कुछ, तो किस तरह से हमारे दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीवी जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। अनेक प्रकार से ये हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animal. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीवी जो है इंसानों के अंदर, पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। Such disease causing microorganisms are called pathogens. अब देखिए ये एक स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड है पैथोजेंस। पैथोजन एक इम्पोर्टेंट शब्द है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ सूक्ष्म जीवी तो जो है हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, हमारे कपड़ों को खराब कर देते हैं और चमड़े की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको खराब कर देते हैं। तो लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो आओ आज जो है हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की नुकसान की क्रियाएँ हमारे साथ करते हैं। डिजीज़ काजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सूक्ष्म जीवों यानी कि पैथोजेंस जो हैं, इन पैथोजेंस से किस प्रकार की बीमारियां इंसानों में फैलती हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। अब ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके द्वारा, पानी जो पीते हैं उसके द्वारा और जो भोजन हम खाते हैं उसके द्वारा। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. और वो जो है हमसे कैसे और भी अंदर आ सकते हैं? अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति या किसी जानवर के आसपास उसको छू लें या उससे बातचीत करें, बिल्कुल शारीरिक जो है डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी ना बनाएं, तो वहाँ से भी हमारे शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा इस पार्ट के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अब कोरोना वायरस जो फैला हुआ है इसके अंदर बार बार में यही बातें आती हैं कि आपको जो है क्या करना है,
आपको अपने हाथ धोना चाहिए, बार बार में साबुन से हाथ धोने चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा नज़दीक नहीं आना चाहिए, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना चाहिए। तो ये तीनों जो उपाय हैं, ये उपाय किसके लिए हैं? ये यही है कि क्योंकि कोरोना भी एक वायरस है, ये पैथोजन ही है और ये भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमको बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। तो इसलिए हमको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो हम दोबारा से फिर आते हैं लेसन पे। माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेंट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। कि ऐसी सूक्ष्मजीवी बीमारियां जो कि एक व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सांस लेने से, हवा से, पानी से, भोजन से या शारीरिक संपर्क के द्वारा फैल जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। या तो संक्रामक रोग आप इसे कहिए या छूत के रोग, जो छूने भर से ही फैल जाते हैं। Examples of such disease include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis। और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इस प्रकार की खतरनाक बीमारियों के? कोलेरा है, हैजा है, कॉमन कोल्ड जो सिंपल हमारा खांसी जुकाम होता है ये भी है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। When a person suffering from the common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब एक इंसान साधारण जुकाम से भी पीड़ित है और वो छींकता है, तो क्या होता है? जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से अनेकों वो छोटी छोटी पानी की बूंदें, नमी की बूंदें वो बाहर निकलती हैं और उसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर वो वायरसेस होते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड काज इन्फेक्शन। और अगर दुर्भाग्यवश वहाँ पर कोई और इंसान खड़ा हो और वो, क्योंकि इंसान सांस लेगा तो वो हवा के द्वारा वो वायरस उसके शरीर में घुस जाते हैं और इससे वो भी संक्रमित हो जाता है। तो अब आपको पता लगा कि हम किस प्रकार से इन कम्युनिकेबल, इन संक्रामक रोगों से बचाव कर सकते हैं। इलाज नहीं है, ये सिर्फ बचाव का तरीका है। और स्टूडेंट्स, एक इंग्लिश के अंदर एक प्रोवर्ब है और उसमें एक बहुत अच्छी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज अच्छा। अगर हम बचाव भी कर लेंगे तो इलाज की नौबत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट है इससे आगे कि देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। अब हमने देखा कि हवा पानी से तो फैलता ही है और आप छूने से ही फैल जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कई कुछ कीड़े मकोड़े या जो कुछ जानवर भी ऐसे काम कर देते हैं जो कि इन डिजीज काजिंग, इन बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीवियों के कैरियर बन जाते हैं। कैरियर मीन्स वाहक बन जाते हैं कि वो उनको लेकर दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। और जो घरों में पाई जाने वाली जो मक्खी है, घरेलू मक्खी, ये इस तरह का एक बहुत बड़ा इसका वाहक है। द फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। मक्खियाँ क्या करती हैं? मक्खियाँ कूड़े पर भी बैठ जाती हैं, पशुओं के गोबर है उसके ऊपर भी बैठ जाती हैं, यानी कि हर गंदी जगह के ऊपर वो बैठ जाती हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। और ये जो पैथोजन है ये उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens। और जब मक्खी उड़कर वहाँ से, गोबर से उठकर जब हमारे किसी बिना ढके हुए भोजन पर आकर बैठ जाती है तो क्या होता है? ये जो पैथोजन हैं ये अब हमारे भोजन पर चिपक गए। एंड whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो भी व्यक्ति उस भोजन को खा लेगा, उस संक्रमित, उस दूषित भोजन को खा लेगा, वो सीधी सी बात है वो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइसेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा ये बात का सावधानी रखें कि भैया अपने भोजन को घरों में या बाहर ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और हमेशा बिना ढकी खाने की वस्तु को
लेने से परहेज करें। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है रेहड़ियों के ऊपर चले जाते हैं कोई भी सामान खाने के लिए, और वहाँ पर मक्खियाँ भिन भिनाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो मक्खियाँ आपका डिजीज़ फैलाने का कैरियर बन सकती हैं। तो हमें इस प्रकार की खुली रेहड़ियों पर से सामान लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। चलो हमने भोजन को तो कवर कर दिया, मक्खी का तो हमने देख लिया कि वो एक कैरियर है। लेकिन अब जो दूसरा एक साधारण से और सामान्य सी बात है, और हर घर में एक मच्छर जो आपने देखा होगा, तो वो मच्छर भी एक वाहक है। किस चीज़ का? विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। मच्छर क्या फैलाता है? मच्छर फैलाता है मलेरिया। पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम इसका नाम होता है। और ये कौन सा मच्छर फैलाता है? मादा मच्छर एनाफ्लीज। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू। और इसमें जो मादा एडिस मच्छर है वो डेंगू वायरस का भी एक वाहक बन जाती है। तो आप इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि मलेरिया किससे फैलता है। मलेरिया मादा मच्छर कौन सी है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। और डेंगू फैलता है मादा एडीज मच्छर से। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? अब आप ये सोचिए कि अब हम इस मलेरिया और डेंगू, ये दोनों ही वायरस हैं। डेंगू वायरस है और वो मलेरिया क्या है? पैरासाइट है। तो इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, तो हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। अब हमको इसको समझने के लिए हमको उस कीड़े के पास जाना पड़ता है, उस कीड़े के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो मच्छर क्या करता है? ब्रीड इन वाटर। सारे के सारे मच्छर पानी के अंदर अंडा देते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए सबसे पहला बचाव का तो यही तरीका है कि हमको पानी इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। घरों में तो कहाँ जगह होती है पानी इकट्ठा होने की? कूलर में, टायर अगर कोई खुला पड़ा हुआ है, या फिर जो है गमलों में। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम अपने आसपास के स्थान को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हम इन मच्छरों को अंडे देने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अभी कितने तो टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, हमारे टीचर्स भी हमको बताते हैं कि मलेरिया से बचने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो बच्चों कौन कौन से उपाय करने चाहिए? एक तो हमें अपना स्वच्छ रखना ही चाहिए, आसपास का वातावरण है वो स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा जो है मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों से बचाव करना चाहिए। और उसके बाद में कहीं अगर आप या तो आप मॉस्किटो मैट लगाइए, या अगर आप बाहर सोते हैं गर्मियों में तो आप मच्छरदानी लगाइए। तो इस तरह से आप मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। तो अब ये एक लिस्ट है, हम इस लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट है, हमको इस पर पूरा जो है ध्यान देना पड़ेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ साधारण ऐसी मानव बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। ये बिल्कुल याद करने की चीज़ें हैं। बीमारियां किस किस से होती हैं? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है वो बैक्टीरिया से होती है, हवा से फैलती है। और क्या करना चाहिए कि इंसान को आइसोलेशन में रखना चाहिए। देखिए बच्चों, अब तो जो है जो कोरोना का पीरियड चल रहा है उसके अंदर आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये शब्द आपको सबको पता चल गया होगा। तो ये बहुत पहले से शब्द हैं, ऐसा नहीं कि अभी आए हैं। इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर वायरस से बीमार हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो उसको वैसे भी अलग रख देना चाहिए। मीज़ल्स है, मीज़ल्स खसरा होता है, खसरा भी वायरस से फैलता है और हवा से ही फैलता है। चिकन पॉक्स है जो चेचक है, ये भी वायरस है और ये भी हवा और छूने से फैल जाता है। पोलियो एक वायरस है और पानी और हवा से फैलता है। कोलरा यानी कि हैजा बैक्टीरिया से फैलता है, पानी और भोजन से फैलता है। तो ये
क्या करेंगे आप इसके लिए बचने के लिए? एक तो साफ़ स्वच्छता आप रखें, पका हुआ भोजन खाएं और उबला हुआ पानी पिएं और टीके ज़रूर लगवाएं। टाइफाइड है, तपेदिक का जो बीमारी है वो भी बैक्टीरिया फैलाता है और वो किससे फैलता है? पानी से फैलता है। तो ध्यान रखें, गंदा पानी तो कभी भी ना पिएं। और अगर पानी, अगर सप्लाई का पानी का आपके नलकों में अगर गंदा आता भी है तो, और स्वच्छ पानी आपको उपलब्ध नहीं भी है, तो उसको स्वच्छ करने का यही तरीका है, पहले आप उस पानी को उबालें और जब उबाल लेंगे तो उसके वायरस उसके अंदर से मर जाते हैं और फिर उसको ठंडा करके छान कर आप पी सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, ये भी एक बीमारी है, वायरस है और ये पानी से फैलता है। इसके अंदर भी यही है इलाज कि आप उबला हुआ पानी पिएं और टीका लगवाएं। और मलेरिया भी जो है, मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है, मच्छर से फैलता है मलेरिया, और कहीं से नहीं फैलेगा। तो इसमें आपको जो है मच्छरदानी और मच्छर भगाने के यंत्र और इंसेक्टिसाइड्स छिड़कवाना और आसपास के जगहों को साफ़ रखना, पानी को इकट्ठे न होने देना, ये सारी चीज़ें आप इससे बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां थी जो कि इंसानों को इफ़ेक्ट करती हैं और उनके जान पर भी आ जाती है, यानी कि जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पार्ट है हम यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं। तो एक ही वीडियो के अंदर, एक तो वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको भी जो है उसके अंदर मन नहीं लगता है। तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को दोबारा से फिर देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और एक नोट्स बना लीजिए। जो मेन पॉइंट्स हैं इसको आप नोट्स के रूप में लिख लीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारियां हैं आपके लिए और आपका चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो अभी हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं यहाँ पर, इस पार्ट को, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट कर देंगे। उसके बाद में हम इसके एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you understood this and you like the chapter very much। तो इसके लिए जो है अगर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिखिए, आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल एडुपीडिया 700 को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। जय हिंद, जय भारत।